नमस्कार। भारत के संविधान शिल्पी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की 132वीं जन्म जयंती हम सभी ने आज देश भर में बड़े धूमधाम से मनाई। और बाबा साहब के जीवन कार्य, उनके योगदान, राष्ट्र और समाज को जो उनके योगदान है, उन योगदानों को याद करने की हमने कोशिश की। अब इसीलिए बाबा साहब के बारे में जब भी हम सोचते हैं, उनकी जन्म जयंती जैसे उत्सव हम मनाते हैं, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण भी बनता है कि बाबा साहब के जीवन और कार्य से हम प्रेरणा क्या ले सकते हैं। लेकिन बाबा साहब के जीवन और कार्य से प्रेरणा लेने के लिए उनके जीवन और प्राइमरीली जीवन के बारे में हमको अक्सर बताया जाता है, हम जानते भी हैं। उनके कार्य से हमें कुछ सीखने की आवश्यकता है। लेकिन बाबा साहब के जीवन के बारे में हम जब भी सोचते हैं, उनके कार्य के बारे में जब भी सोचते हैं, तो अनेक प्रकार की विचारधाराएं या अनेक प्रकार के विचार प्रवाह या अनेक प्रकार के ग्रुप्स हमको दिखाई देते हैं। एक ग्रुप जो बाबा साहब के विचारों का अनुयायी अपने आप को मानता है। एक हद तक मैं मानता हूं कि कुछ लोग जो है बाबा साहब ने सुझाए हुए रास्ते पे बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे हैं। पर एक ऐसा भी ग्रुप है जो कि बाबा साहब के विचारों का विपर्यास करता हुआ भी हमको दिखाई देता है। अब एक दूसरा ग्रुप ऐसा भी है कि जो बाबा साहब के विचारों को नकारना चाहता है। बाबा साहब के विचार या बाबा साहब का कृतित्व जो भी रहा है, वो उनको लगता है कि उनके हितों के आड़े आने वाला है, तो वो अनेक प्रकार के बहाने ढूंढते रहते हैं उनकी आलोचना करने के लिए। आलोचना सकारात्मक ढंग से अगर हो तो बाबा साहब उसका विरोध, या फिर बाबा साहब को मानने वाले लोग भी उसका विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि बाबा साहब खुद ही हीरो वर्शिप, एक नेता की पूजा करना या फिर उनको देवघर में बिठा करके उनकी भगवान की जैसी पूजा करना, उसके विरोध में थे बाबा साहब। बाबा साहब ने इस प्रकार के विचारों को कभी भी प्रोत्साहित नहीं किया, ये हम सभी जानते हैं। पर वो जो इस प्रकार की आलोचना, इस प्रकार की जो टीका या फिर उस प्रकार के अनर्गल बातें जो होती है बाबा साहब को लेकर के, वह बातें बहुत बार वह अपने व्यक्तिगत हितों या अहितों के चलते भी होती है, जिसके बारे में समझने की आवश्यकता है। जो बाबा साहब के आलोचक या फिर बाबा साहब के बारे में बहुत सारे जो अनर्गल बात करने वाले लोग हैं, उनमें से कुछ लोग यह भी कहते हुए दिखाई देते हैं कि बाबा साहब राष्ट्र विरोधी थे, वो ब्रिटिशों के समर्थक थे। इस प्रकार की भी चर्चा हमें कहीं ना कहीं दिखाई देती है। आज ही मैं कहीं पढ़ रहा था कि बाबा साहब संविधान के निर्माता नहीं थे, उन्होंने संविधान को पूरी तरह से खुद ने भी नहीं लिखा है, ये कहते हुए किसी बड़े व्यक्ति ने या बड़े नेता ने इस प्रकार से बात कहते हुए मैंने सुना है। अब ये बात बहुत बार ऐसा लगता है कि ये सब मानते हैं, सब जानते हैं कि जो हमारा जो संविधान लिखा गया है वह पूरी तरह से बाबा साहब या फिर जो मसूदा समिति के लोग थे या संविधान समिति के लोग थे, उन्होंने नहीं लिखा है। जो 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, 1946-47 में भी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, उससे बहुत सारी जो चीज़ें हैं हमारे संविधान में ली गई है। इसलिए पूरी तरह से वो नवनिर्मित संविधान है ऐसे नहीं कहा जा सकता है। लेकिन हमारी आवश्यकताओं के अनुरूप और हमारी जो वास्तविकता है भारत के समाज की, उन वास्तविकताओं को समझते हुए जो भी प्रावधान पहले किए गए थे उनको ढालने का काम जो है बाबा साहब और BN राव और कृष्णमाचारी, इस प्रकार के अनेक सारे जो संविधान सभा के जो नाम प्रोमिनेंट सदस्य थे, उन्होंने योगदान दिया है। क्योंकि बाबा साहब मसूदा समिति के अध्यक्ष थे, तो उनकी जो भूमिका है वो महत्वपूर्ण रही है। इसलिए बाबा साहब ने नहीं लिखा, या इस प्रकार का अनर्गल जब प्रलाप होता है तो मुझे लगता है कि वो सही बात नहीं है। बाबा साहब के राष्ट्रीयत्व को जो उसको लेकर के, बाबा साहब के राष्ट्रीयत्व को लेकर के जब भी एक प्रकार से, या उनके राष्ट्रवाद को लेकर के, या उनके राष्ट्रवादी नेशनलिस्ट होने को लेकर के जो अनेक प्रकार के अनर्गल जो आलोचनाएं होती रहती है, उसको ये वो आलोचनाएं मिसप्लेस्ड है, अनावश्यक है। उसको कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आज उसकी चर्चा करना चाहता हूं कि बाबा साहब के राष्ट्रवाद को हम समझें कैसे।
और बाबा साहब ने इस राष्ट्र को दिया क्या है उसको समझने की आवश्यकता है। मैं जब भी बाबा साहब के राष्ट्रवाद, क्योंकि बाबा साहब ने इतने सारे, कम से कम मुझे लगता है 25 वॉल्यूम्स में जो है बाबा साहब की राइटिंग्स एंड स्पीचेस प्रकाशित है, इसलिए मेरे जैसा सामान्य और छोटा बिल्कुल व्यक्ति जो है वह बाबा साहब जैसे अथांग ज्ञान का अथांग सागर जो है उनके कार्य को पूरी तरह से ना समझ पाया है, और उतनी समझ पाने की जो वो क्षमता होती है या फिर उतना पेशेंस होता है, शायद हम बहुत सारी, हमारी अनेक सारी व्यक्तिगत जिम्मेदारियां होती है, व्यावसायिक प्रोफेशनल जिम्मेदारियां होती है और साथ में सामाजिक जिम्मेदारियां भी होती है, उन सब चीज़ों को देखते हुए सारी की सारी चीज़ें समझना तो संभव नहीं होता है। लेकिन मैं बाबा साहब को एक राष्ट्रवादी नेता के तौर जब भी देखता हूँ तो मैं उनके 25 नवंबर 25 नवंबर 1949 में उन्होंने जो स्पीच किया था, एक दिन पहले हम सब जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान का स्वीकार किया था, और संविधान का स्वीकार करने के पहले एक दिन पहले वे संविधान सभा के सामने भाषण कर रहे थे, क्योंकि वो मसूदा समिति के जो पूरा ड्राफ्ट तैयार करना था कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके वे अध्यक्ष थे, उस नाते वे भाषण कर रहे थे। उस भाषण को पढ़ना, उसको समझना बहुत आवश्यक बन जाता है, तब हमें पता चलेगा कि बाबा साहब कितने राष्ट्रवादी है। और इसी के साथ में अन्य भी घटनाएं जिसका जिक्र मैं जब इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगा तो मैं आपके साथ करूंगा। तो वह जो इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि 25 नवंबर 1949 का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने जो उन्होंने जो भाषण किया था वो एक महत्वपूर्ण भाषण है, जिससे बाबा साहब कौन थे और भारत को उनके योगदान क्या है, भारत को एक संघ, एक यूनाइटेड इंडिया रखने में उनके योगदान क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क की और एक के तौर पर, या भारत का जब कॉन्स्टिट्यूशन हम लिख रहे थे तो वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के तौर पर उनके क्या योगदान है वो हम समझ पाएंगे। तो वो जो 25 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने जब जो संविधान कॉन्स्टिट्यूशन प्रस्तुत कर रहे थे, तो उसके समर्थन में और उनकी जो भी आलोचनाएं होती है उन बातों को लेकर के अपने विचार रखते हैं सारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जितने भी सदस्य हैं उनके सामने। सबसे पहले वे बात करते हैं कि जो संविधान सभा जो है, या संविधान सभा ने या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ने जो भी स्वीकार किया जा रहा था, जो फाइनल ड्राफ्ट था, उस ड्राफ्ट को लेकर के जो आलोचना हो रही है, क्रिटिसिज्म हो रही है, वो दो क्वार्टर से प्राइमरली ये जो उनकी आलोचना होती है उसकी बात वे करते हैं। पहला जो क्वार्टर है जिसकी चर्चा वे करते हैं वह है कम्युनिस्ट। वो कहते हैं कि कम्युनिस्टों को पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी तो स्वीकार है नहीं, और वे डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरियट, जो वो कम्युनिस्ट विचारधारा में सर्वहारा की जो तानाशाही की जो वो बात करते हैं, वो सर्वहारा की तानाशाही लाना चाहते हैं, इसलिए उनको पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करने के लिए जो भी कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है वो उनको स्वीकार्य होगा नहीं, पहली बात। दूसरा, उन्होंने सोशलिस्टों की आलोचना का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि सोशलिस्ट इस देश में क्या करना चाहते हैं, तो जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको सोशलाइज करना चाहते हैं, उसका समाजीकरण करना चाहते हैं, उसका राष्ट्रीयकरण करना चाहते हैं, और वह सब करते हुए कोई पेमेंट ऑफ कॉम्पेंसेशन जो है वो देना नहीं चाहते हैं। इसलिए उनको जो चाहिए उसका जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी प्रावधान किए गए उसकी वो आलोचना करते हुए दिखाई देते हैं। दूसरी बात वे कहते हैं कि इन सोशलिस्टों को दूसरे सेंस में जब उनकी आलोचना का जवाब देते हुए वे जब कह रहे हैं कि उनको जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो मौलिक अधिकार है संविधान में, वो मौलिक अधिकार बिल्कुल एब्सोल्यूट चाहिए, उन पर कोई भी जो संविधान है मतलब जो फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकारों के जो प्रावधान हैं उन पर कोई भी लिमिटेशंस नहीं चाहिए। वो इसलिए कि वो बिना किसी हिचकिचाहट के या बिना किसी अवरोध के वो सरकार की आलोचना करते रहे, और जब उनके लिए एक पोषक वातावरण बने तो उस सरकार को ओवरथ्रो करते हुए, उसको गिराते हुए
अपनी सोशलिस्ट सरकार या फिर सोशलिस्ट व्यवस्था लाना चाहते हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर के जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है, वो प्रावधान उनको ये मंजूरी देंगे नहीं, उनको अलाउ करेंगे नहीं। इसलिए कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट क्वार्टर्स जो है उनकी ओर से संविधान की एक प्रकार से आलोचना होती है, उसका जवाब जो है बाबा साहब देते हैं। अच्छा, बाबा साहब ये सब देते हुए उन्होंने कहा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसने कोई सील ऑफ फाइनैलिटी और इनफेलिएबिलिटी, इसका मतलब जो फाइनल डॉक्यूमेंट है उसमें कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं, जैसे कनाडा में है, कनाडा के संविधान में प्रावधान है, या फिर ऑस्ट्रेलिया के संविधान में प्रावधान है, उस प्रकार के प्रावधान हमारे संविधान में है नहीं। वो कहते हैं कि वी हैवंट अप्लाइड द प्रिंसिपल ऑफ सील ऑफ फाइनैलिटी और इनफेलिएबिलिटी इन टर्म्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट। हमने उसको फाइनल है और उसको कोई भी गलती नहीं है ऐसा हमने नहीं कहा है। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ियों को अगर लगता है कि इस संविधान में कुछ बदलाव की गुंजाइश है, बदल होना चाहिए, तो वो कर सकते हैं, और उसके लिए वो संविधान सभा, मतलब संविधान में, लोकसभा और राज्यसभा में, और जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल जो बेसिक स्ट्रक्चर को बदलने की जो भी प्रावधान है उनको पालन करना होगा। उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी उनको आवश्यक है। अगर वो मेजॉरिटी पार्लियामेंट में उनको मिलती नहीं है, इसका मतलब क्या है कि लोगों के जो जनरल विल है, लोगों की जो इच्छाएं है, जो लोग चाहते हैं, उसका प्रतिनिधित्व वो करते नहीं है। इसलिए इस बात का वो स्वीकार करें, और कुछ माइनॉरिटी अपने ओपिनियन जो है वो मेजॉरिटी पर इम्पोज करने की आवश्यकता है नहीं। तो इस प्रकार से वे जवाब देते हैं। तो इससे पता चलता है कि जो कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट क्वार्टर्स आज भी अगर हम देखें तो संविधान को लेकर के या अनेक सारे हमारे राष्ट्रीय चीज़ों को लेकर के भी उनकी सतत आलोचनाएं वे करते रहते हैं। उनके आलोचनाओं का जवाब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इस प्रकार से देते हुए वो दिखाई देते हैं। अच्छा, एक बात भी हमें समझने की आवश्यकता है कि जो आज अपने आप को बाबा साहब के अनुयायी मानते हैं, वे भी ये सोशलिस्ट और कम्युनिस्टों की गोद में जाकर बैठे हुए दिखाई देते हैं। अब वे अपने आप को बाबा साहब के अनुयायी मानते हैं, जबकि बाबा साहब इन लोगों का बुद्धा और मार्क्स नाम की उनकी जो किताब है, बुद्धा में चाहिए या मार्क्स चाहिए, उन्होंने स्पष्टता से कहा, उन्होंने मार्क्स के रास्ते को नकारते हुए, ठुकराते हुए बुद्ध के रास्ते पर चलना उन्होंने पसंद किया। तो ये जो मैंने जो शुरुआत में कहा था कि बाबा साहब की जो अपने आप को अनुयायी मानने वाले जो लोग हैं, उनके विचारों का विपर्यास करते हुए हमको जो दिखाई देते हैं, उस सेंस में भी हमें समझने की आवश्यकता है। वे जब डॉक्यूमेंट को, कॉन्स्टिट्यूशन को वे जब कह रहे हैं कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के कोई भी सील ऑफ फाइनैलिटी और इनफेलिएबिलिटी को, इस प्रिंसिपल को हमने अप्लाई नहीं किया है, इसका एक उदाहरण उन्होंने थॉमस जेफरसन का एक उदाहरण, एक स्टेटमेंट दिया है। वे कहते हैं, वी मे कंसिडर ईच जनरेशन एज डिस्टिंक्ट नेशन विद द राइट बाय द विल ऑफ द मेजॉरिटी टू बाइंड themselves but none to bind the succeeding generations more than the inhabitants of the another country। इसका मतलब यही है कि हमने अब जो ये डॉक्यूमेंट बनाया है, ये अब का डॉक्यूमेंट है, हमारी पीढ़ी का वो दृष्टि है। जब आने वाली पीढ़ियों को ऐसा लगेगा कि इसमें बदलाव की आवश्यकता है, तो वह कर सकते हैं, वह बाबा साहब यहाँ पर कह रहे हैं। आगे चल करके बाबा साहब जब भी बात करते हैं कि उन्होंने भारत में जो ये महत्वपूर्ण बात है, 25 नवंबर के स्पीच में उन्होंने कहा है, आई विल रीड दैट फ्रॉम द स्पीच इटसेल्फ। उनके एग्जैक्ट वर्ड्स मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा और फिर बाद में उसको हम हिंदी में भी समझने की कोशिश करेंगे। कि वे कहते हैं कि हमें एक स्ट्रॉन्ग संविधान क्यों चाहिए और वो स्ट्रॉन्ग केंद्र सरकार भी क्यों चाहिए, उसका थोड़ा सा वे वो जो इमरजेंसी के जो प्रावधान हैं, उन प्रावधानों की जब भी वे बात करते हैं कि इमरजेंसी के प्रावधानों का वो समर्थन करते हैं, क्योंकि ये इमरजेंसी के प्रावधान जो संविधान में हैं उनके बारे में वे जब उनका समर्थन करते हुए, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि जो स्टेट्स है, हमने फेडरल सिस्टम को जो स्वीकार लिया है, लेकिन जो स्टेट्स है, कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स है, उनकी भूमिका क्या है, तो उनको बहुत ज़्यादा स्थान नहीं दिया गया है।
बहुत सारे क्वार्टर्स ये कहते रहे थे कि स्टेट्स हैव बीन reduced टू द मियर म्यूनसिपालिटीज करके उनका एक प्रकार बहुत कम अधिकार दिए गए हैं। तो बाबा साहब कहते कि ऐसा नहीं है। और हम भी जानते हैं कि हमारे संविधान में जो सेंट्रल लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट है। तो स्टेट लिस्ट में कोई जो सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, एनक्रोचमेंट या अतिक्रमण नहीं कर सकती है। इस प्रकार के प्रावधान है। पर बाबा साहब जो इमरजेंसी के प्रावधान जो संविधान में है उनका वे समर्थन करते। वो इसलिए वो कहते हैं कि द टेंडेंसी टू डिसइंटीग्रेट इन आवर बॉडी पॉलिटिक्स इज रैम्पेंट। हमारे पूरे अगर भारत के प्राचीन समय से अगर हम देखें, बहुत बार तो प्राचीन नहीं लेकिन मध्ययुगीन समय, कुछ अंश में प्राचीन समय भी हम कह सकते हैं, उसको अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पर जो मुख्य जो शासक है उनसे टूट करके अलग एक राष्ट्र बनाने की, जो राष्ट्र नहीं पर राज्य बनाने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया ज़्यादा रैम्पेंट दिखती है। वो हमारे बहुत सारे इतिहास में हमको उस प्रकार के उदाहरण मिलते हैं। इसलिए इस प्रकार से भारत को तोड़ने वाली शक्तियों पर एक उनका कंट्रोल रखने के लिए, उन पर नियंत्रण रखने के लिए एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट की आवश्यकता है। उस प्रकार के संविधान में प्रावधानों की आवश्यकता है। इसकी बात बाबा साहब कहते हैं। और ये सब कहते हुए बाबा साहब ने कुछ 4-5 उदाहरण उन्होंने प्राचीन, मध्ययुगीन और आधुनिक समय से उन्होंने दिए हैं। उन्होंने पहला उदाहरण जो दिया है मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने, जब हमको पता है कि 712 में वे सिंध प्रांत में राजा दाहिर के साम्राज्य पर उन्होंने आक्रमण किया। राजा दाहिर को हरा करके मुसलमानों का पहला आक्रमण था और वो सिंध पर मुसलमानों का शासन प्रस्थापित हुआ। बाबा साहब कहते कि जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध प्रांत पर आक्रमण किया तो बहुत सारे राजा दाहिर के जो सरदार हैं वे मोहम्मद बिन कासिम के जो अन्य जनरल्स थे, अन्य जो सैनिक थे, उनसे ब्राइब्स ले रहे थे। इन द इन्वेजन ऑफ सिंध बाय मोहम्मद बिन कासिम, द मिलिट्री कमांडर्स ऑफ किंग दाहिर accepted bribes from the agents of Muhammad bin Qasim and refused to fight on the side of the king. That's the first example he cites in his 25th of November 1949 speech. Then the second example he cites is, it was Jayachand who invited Muhammad Ghori to invade India and fight against Prithviraj and promised him the help of himself and Solanki kings. The third example he cites is when Shivaji Maharaj, when Shivaji Maharaj was fighting for the liberation of Hindus, the other Maratha noblemen and the Rajput kings were fighting the battle on the side of Mughal emperors. And the last example that he cites is when the British were trying to destroy the Sikh rulers, Gulab Singh, their principal commander sat silent and did not help to save the Sikh kingdom. तो ये जो उदाहरण मैंने अभी बताया है, तो किंग दाहिर पर जब राजा दाहिर पर जब मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया, तब राजा दाहिर के ही कुछ लोग जो है ये मोहम्मद बिन कासिम के एजेंट से ब्राइब ले रहे थे और राजा दाहिर के खिलाफ वे खड़े हो रहे थे, जिसके कारण राजा दाहिर की पराजय हुई थी। इसी के साथ में उन्होंने जयचंद और सोलंकी जो राजा थे उनका उदाहरण देते उन्होंने कहा कि मोहम्मद घोरी को उन्होंने भारत में आमंत्रण दिया था कि वे पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करें और उनको हराए। जो तीसरा उदाहरण मैंने इंग्लिश में जो बताया था कि शिवाजी महाराज जब मुसलमानों से हिंदुओं की एक स्वतंत्र राज्य बनाने की, हिंदवी स्वराज्य की निर्माण करने की जब वो कोशिश कर रहे थे, उन्होंने उसकी स्थापना जब महाराष्ट्र में की थी, तो बहुत सारे जो अन्य मराठा जो नोबलमन थे, सरदार थे या फिर राजपूत सरदार थे, वे लोग मुगलों के साइड से लड़ रहे थे। हमको पता है कि कैसे अनेक सारे उदाहरण, वो तानाजी मूवी जो आई है उसमें भी हमने उस प्रकार के उदाहरण देखे हैं। मिर्ज़ा राजे जयसिंह जो राजपूत राजा था, वो औरंगज़ेब का एक रिप्रेजेंटेटिव बन करके, एक हस्तक बन करके वो महाराष्ट्र में उसने आक्रमण किया था। शिवाजी महाराज के बहुत सारे किले उसने जीत लिए थे। उसके बाद में शिवाजी महाराज को बंदी बना करके आगरा में रखा गया था। ये इतिहास है। बाबा साहब उस इतिहास का जिक्र जो है उनके 25 नवंबर 1949 के स्पीच में कर रहे हैं।
और 1857 के युद्ध को बाबा साहब स्वतंत्रता युद्ध कह रहे हैं, जो सावरकर जी ने भी कहा था। हमें अक्सर ये बताया जाता है कि सावरकर जी और अंबेडकर के विचारों में बहुत अंतर है या उनमें बहुत मतभेद थे। हो सकता है कि कुछ चीज़ों को लेकर के मतभेद रहे होंगे, लेकिन जिस प्रकार से प्रोजेक्ट किया जाता है वैसा नहीं है। बाबा साहब भी 1857 के युद्ध को पहला स्वतंत्रता युद्ध कह रहे हैं। वे कह रहे हैं कि जब उस स्वतंत्रता युद्ध को छेड़ा गया था, तब अनेक सारे जो सिख जो रूलर्स थे, वे उसके साथ नहीं खड़े थे। उसी के साथ में अगर हम देखें तो सिख साम्राज्य का जब भी सिख साम्राज्य को जब हटाने की ब्रिटिशों के द्वारा जब कोशिश हो रही थी, तब जो है ये जो गुलाब सिंह जो है कश्मीर का जो राजा है, वह उनके साथ नहीं था, वो साइलेंटली बैठा था। उसकी बात भी बाबा साहब कह रहे हैं। इसीलिए बाबा साहब कहते हैं कि हमें एक स्ट्रॉन्ग इस प्रकार के टेंडेंसीज को, ये जो ट्रेचरस, ये जो सेल्फ डिफीटिंग और ट्रेचरस टेंडेंसीज है, इन टेंडेंसीज पर कब्जा रखने के लिए, कब्जा नहीं कंट्रोल रखने के लिए, उन पर नियंत्रण रखने के लिए हमें एक मजबूत सेंट्रल गवर्नमेंट की आवश्यकता है, वे कह रहे हैं। अच्छा, बाबा साहब जब हम कहते हैं कि पूरी तरह से हमने कॉन्स्टिट्यूशन को बाहर से ही लिया है, तो बाबा साहब पूरी तरह ऑब्वियस है कि बाबा साहब ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की थी, तो पश्चिम में रहने के कारण पश्चिमी विचारों का प्रभाव उन पर ज़रूर था, पर साथ में ही वो भारतीय विचारों से पूरी तरह से डिवॉइड है क्या, या भारतीय विचारों में, भारतीय परंपरा में उनके विचार कोई निहित नहीं है क्या, या उसकी समझ नहीं है क्या, उनकी कोई समझ नहीं थी क्या, ऐसा मानना भी एक गलत चीज़ है। वो जो डेमोक्रेसी की जब बात कर रहे हैं, वे कह रहे थे कि हम जो ये 26 नवंबर को हमने संविधान को स्वीकारा और 26 जनवरी 1950 से लेकर के हम एक गणराज्य बनने जा रहे हैं, लेकिन ये कोई पहली बार नहीं कि हम गणराज्य बन रहे हैं। हमारे प्राचीन सभ्यता में उन्होंने बौद्ध भिक्षु संघों की बात की है। उन संघों में और अन्य प्रकार के जो अन्य शासन भी जो थे हमारे यहाँ पर, तो अन्य राज्य व्यवस्थाएं जो थी, वहाँ पर डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स को पाया जाता है। आज मॉडर्न डेमोक्रेसी में जो भी रूल्स एंड प्रोसीजर्स को फॉलो किया जाता है, उस प्रकार के रूल्स एंड प्रोसीजर्स पहले भी हमारे प्राचीन व्यवस्था में थे, उसका जिक्र वे करते हैं। और इसीलिए वह कह रहे हैं कि आगे चल करके बाबा साहब, और दूसरी बात बाबा साहब जो कह रहे हैं कि ये जो मेथडोलॉजीज है, सिविल डिसोबीडियंस, सत्याग्रह या नॉन कोऑपरेशन, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, वे कह रहे थे कि जब भारतीय लोगों का शासन नहीं था तब उनकी उपयोगिता रही है, पर अभी हम स्वतंत्र बन चुके हैं, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं उनकी अभी कोई उपयोगिता नहीं है, उनकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। इसलिए इस प्रकार के मेथड्स जो है, वो ब्लडी रेवोल्यूशनरी मेथड्स जो कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट की है, उसको तो रिजेक्ट कर ही रहे हैं, लेकिन ये सिविल डिसोबीडियंस, सत्याग्रह या फिर नॉन कोऑपरेशन जैसी जो चीज़ें हैं, उनको भी पूर्णतः नकार रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दीज आर द ग्रामर्स ऑफ अनार्की, दिस इज द ग्रामर ऑफ अनार्की एंड सूनर वी डू अवे विद देम बेटर दैट इज फॉर अस। इसलिए वो उसको ग्रामर ऑफ अनार्की को फॉलो नहीं करने की बात भी वे कर रहे हैं। लेकिन ऑब्वियसली वे इस सारी चीज़ें जब कह रहे हैं, तो साथ ही में उन्होंने कहा कि कोई भी संविधान, जो बुरा संविधान है वो अच्छा संविधान साबित हो सकता है, और जो बहुत अच्छा लिखा हुआ संविधान वो बहुत बुरा संविधान भी बन सकता है, क्योंकि उसके इम्प्लीमेंटेशन करने वालों पर निर्भर करता है कि वो उस संविधान को वास्तविकता में कैसे लाए। इसलिए वो कहते हैं कि हमारी जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को हमको सोशल डेमोक्रेसी में भी ट्रांसलेट करना पड़ेगा। अगर ऐसा करने में अगर हम असफल रहे, और ये जो स्वतंत्रता, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी, इन चीज़ों को हम एस्टैब्लिश करने में, इन तत्वों को हम एस्टैब्लिश करने में अगर असफल रहे, तो हमारी स्वतंत्रता हम और एक बार हम गंवाएंगे। We will lose our independence once again, and that is the biggest anxiety Dr. बाबा साहब अम्बेडकर expresses in this speech. इस स्पीच में वो एक्सप्रेस करते हैं। इसी के साथ में जब हमको पता है कि पोट्टी श्रीरामुलु ने, जो कांग्रेसमैन थे, उन्होंने एक लंबा अनशन किया, उसके बाद में उनकी मृत्यु हुई, और तब जाकर के
जो भाषा के आधार पर, वो तो उसकी चर्चा तो कांग्रेस के माध्यम से पहले भी हो रही थी। भारत को स्वतंत्रता मिलने के पहले से भी इस बात को लेकर के चर्चा हो रही थी और कुछ अग्रीमेंट्स भी थे कि नए भारत में जो नए राज्यों का निर्माण होगा वो भाषा के आधार पर होगा। लेकिन भारत नया नया स्वतंत्र बना था, 365 से ज़्यादा रियासतों का इंटीग्रेशन था और अनेक सारी समस्याओं से हम जूझ रहे थे। इन परिस्थितियों में ये भाषा के आधार पर राष्ट्रों का निर्माण करना, जैसे द्रविड़ मूवमेंट्स जो साउथ में चल रही थी, वो अलग राज्य की मांग कर रहे थे या फिर अलग देश की मांग कर रहे थे। इन परिस्थितियों में इमीडिएटली भाषा के आधार पर राज्यों की पुनर्रचना करना बहुत खतराजनक हो सकता है, ये बाबा साहब का मानना था। इसलिए अगर आप देखें तो 1956 में जब उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी तो उन्होंने थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स नाम की एक किताब लिखी और उस किताब में उन्होंने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को लेकर के भाष्य करते हैं। उन्होंने कहा कि पूर्णतः भाषा के आधार पर एक राष्ट्र निर्माण हो, मराठी बोलने वालों का एक राज्य हो, मतलब राष्ट्र नहीं राज्य हो, कन्नड़ बोलने वालों का अलग राज्य हो, तमिल बोलने वालों का अलग राज्य हो या फिर अन्य भाषाएं बोलने वालों का अलग राज्य हो। इस प्रकार की अगर प्रावधान हम अगर करते हैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के माध्यम से, तो वो कहते हैं कि दैट वुड बी द डेथ नेल ऑन द यूनिटी ऑफ इंडिया। भारत की एकात्मता पर वह सबसे बड़ा प्रहार होगा। वे कहते हैं कि भाषाओं के आधार पर राज्यों का निर्माण होना ठीक है, लेकिन एक भाषा बोलने वालों लोगों का सिर्फ एक ही राज्य नहीं बल्कि उसका अनेक राज्यों में उसका विभाजन हो। तो यूँ होगा कि उनमें जो सेंटर से डिसइंटीग्रेट होकर के नए देश को निर्माण करने की जो बात कहीं कहीं से उठती हुई दिखाई देती है, जैसे खालिस्तान के बारे में हमने रिसेंटली भी सुना कि अमृतपाल केस जो हम सुन रहे हैं। तो ये इस प्रकार की मांगे जो है भारतीय एकात्मता, द यूनिटी ऑफ इंडिया को वो डिवाइड करने वाली, उसको भंगित करने वाली हो सकती है, ऐसा बाबा साहब का मानना था। अब दूसरी बात यह भी हम माने कि बाबा साहब के राष्ट्रीयता या नेशनलिज्म को अगर हमें समझना है तो 1935 में बाबा साहब ने, क्योंकि जिस प्रकार से दलित समाज पर, इस बात को तो हमें बिल्कुल स्वीकारना ही होगा कि हमारी जो भी सामाजिक व्यवस्था रही है, उस सामाजिक व्यवस्था में हमने दलितों को एट्रोसिटीज दलितों पर तो हमने किए हैं और इन एट्रोसिटीज़ को कम करने की अनेक प्रकार की कोशिशें हुई है। बाबा साहब ने तो जीवन भर उसी पर कार्य किया। लेकिन इन सब चीज़ों को देखते हुए बाबा साहब के व्यक्तिगत अनुभव और सामाजिक तौर पर उनके जो भी अनुभव रहे हैं, उनको सब चीज़ों को देखते हुए उनका जो कालाराम मंदिर का सत्याग्रह रहा था या चौदार तालाब का आंदोलन का सत्याग्रह रहा था और जिस प्रकार के अनुभवों का सामना उन्होंने उन दिनों में किया था, तो 1935 में एवला में जो एक परिषद हुई थी उसमें उन्होंने घोषित किया कि दो आई एम बॉर्न एज हिंदू, आई एम नॉट गोइंग टू डाई एज हिंदू। मैंने हिंदू करके जन्म लिया है हिंदू धर्म में, लेकिन मैं मरूंगा हिंदू धर्म में नहीं, वो उन्होंने घोषणा की। और हमें पता है कि बाबा साहब ने 1956 में धर्म परिवर्तन किया। ये करीबन 20 से भी ज़्यादा साल का जो है समय है। तो उन्होंने इतना समय, अच्छा वो जब कन्वर्ट कर रहे थे तो बहुत सारे जो उदाहरण हमें जो 1935 में उन्होंने जब घोषणा की थी, तो बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे प्रमाण हैं कि जो क्रिश्चियंस हैं और मुस्लिम्स हैं, उन्होंने बड़ी कोशिश की कि बाबा साहब या तो क्रिश्चियन बने या मुस्लिम बने। इसके प्रमाण उपलब्ध है कि उस समय जो हैदराबाद का जो निज़ाम था, असफ जा द सेवेंथ, मीर उस्मान अली खान उसका जो नाम था, वह 6 करोड़ लेकर के बाबा साहब के पास गए थे। उन्होंने कहा अन्य भी और भी पैसा देंगे, हमारे धर्म में आइए, आपके समाज की प्रगति हम सुनिश्चित कराते हैं। बाबा साहब ने इस प्रकार के जो ऑफर्स है उनको पूरी तरह से ठुकरा दिया और वे बुद्ध धर्म में वे परिवर्तित हुए या उन्होंने प्रवेश लिया अपने अनुयायियों के साथ 14 अक्टूबर 1956 में। क्यों उन्होंने यह किया होगा, हम अपना इस बात का अनुमान जो है हम अपने हिसाब से लगाए। मुझे उसके बारे में बहुत ज़्यादा कहने की आवश्यकता है नहीं। भारत के जो भूतपूर्व उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी ने द हिंदू नाम का जो न्यूज़पेपर है उसमें 17 अगस्त 2019 में एक आर्टिकल लिखा था और उसमें उन्होंने स्पष्टता से कहा था कि बाबा साहब ने जम्मू एंड कश्मीर
को लेकर के 370 के जो प्रावधान किए जा रहे थे संविधान के माध्यम से, और नेहरू जी के इंसिस्टेंस के कारण, और शेख अब्दुल्ला की जो स्वार्थी एक अपेक्षाएं थी उनके कारण, तो बाबा साहब के बारे में इस आर्टिकल में 17 अगस्त 2019 में जो हिंदू में प्रकाशित आर्टिकल है, द हिंदू, इस न्यूज़पेपर में प्रकाशित जो आर्टिकल है, उस आर्टिकल में भारतीय जनसंघ के पूर्व बड़े कार्य जो नेता रहे हैं बलराज मधोक जी से रेफरेंस लेते हुए उन्होंने उस आर्टिकल में लिखा था कि जिसमें बाबा साहब ने यह कहा था, और मैं कोट करता हूँ उसको, मिस्टर अब्दुल्ला, यू वांट दैट इंडिया शुड डिफेंड कश्मीर, यू विश इंडिया शुड प्रोटेक्ट योर बॉर्डर्स, शी शुड बिल्ड रोड्स इन योर एरिया, शी शुड supply you food grains, and Kashmir should get equal status as India. But you do not want India and any citizen of India to have any rights in Kashmir, and government of India should have only limited powers. To give consent to this proposal would be a treacherous thing against the interests of India, and I, as the Law Minister of India, will never do that. I cannot betray the interests of my country. उन्होंने यह कहते हुए आर्टिकल 370 के प्रावधानों को पूरी तरह से उन्होंने नकार दिया था, उनको ठुकरा दिया था। अच्छा, इस बात को लेकर के एक प्रकार की कंट्रोवर्सी भी हुई। बहुत सारे जो लेफ्टिस्ट और लिबरल जो अपने आप को कहने वाले लोग हैं, उन्होंने कहा कि इस प्रकार के प्रमाण कहीं दिखाई नहीं देते, बाबा साहब ने ऐसा कहीं नहीं कहा होगा। लेकिन मैंने पहले जो 25 नवंबर में उनके स्पीच से जो भी उदाहरण मैंने आपको बताया, वे जो बॉडी पॉलिटिक में डिसइंटीग्रेट होने की जो संभावनाओं की बात वे करते हैं, वो राजा दाहिर से लेकर के जो भी 1857 की स्वतंत्रता युद्ध के बारे में जो भी वो जिक्र करते हैं, अब इन सब चीज़ों को अगर हम देखें, उससे जो अनुमान लगाना है, उससे इस बात में आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि बाबा साहब ने पूर्णतः से आर्टिकल 370 को इनकॉर्पोरेट करने से मना कर दिया होगा। इसमें बहुत बड़ा उसमें लॉजिक एंड रैशनैलिटी नाम की चीज़ भी तो होती है। तो इस लॉजिक के साथ अगर कोई छोटा बच्चा भी जाए तो यह बाबा साहब ने कहा होगा, इससे डिसएग्रीमेंट होने की कोई संभावना नहीं है, आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन कुछ लोगों को अपना उल्लू सीधा करना है, इसलिए वो इस प्रकार की बातें करते हैं। इसी के साथ में और मेरा व्यक्तिगत उदाहरण भी मैं बताऊं कि जब मैं 7वीं में पढ़ रहा था तो बाबा साहब के एक बहुत नज़दीकी सहकारी थे भाऊ साहेब मोरे जी। उनके सबसे छोटे पुत्र जो है श्री प्रवीण मोरे, महाराष्ट्र में एक बड़े पुलिस ऑफिसर है। तब उनकी जो अपॉइंटमेंट है, उनकी पोस्टिंग है, वो हमारे गढ़चिरौली जिले में भामरागढ़ तहसील में एक कुक्का मेटा नाम का छोटा गांव है, वहाँ से आता हूँ, जो माओइस्ट अफेक्टेड एरिया है। तो वे पुलिस ऑफिसर थे, तो उनकी पोस्टिंग वहाँ पर हुई थी, और किसी माध्यम से उनसे मेरा परिचय हुआ, मैं उनको पसंद आ गया। उन्होंने मेरी शिक्षा में मदद की, मेरे पढ़ाई में मदद की, मेरा सतत प्रोत्साहन मुझे दिया है। ही एनकरेज मी एट एवरी स्टेज, और मैं आज भी उनके संपर्क में हूँ। तो भाऊ साहब मोरे जो थे, बाबा साहब के एक नज़दीकी सहकारी थे। मराठवाड़ा जो रीजन है महाराष्ट्र का, बाबा जो जहाँ पर उन्हीं के आग्रह पर प्रवीण मोरे सर मुझे कहते हैं कि बाबा साहब ने मिलिंद कॉलेज जो है औरंगाबाद, मतलब आज संभाजी नगर है, संभाजी नगर में जो मिलिंद कॉलेज की स्थापना हुई थी वो उन्हीं के आग्रह पर हुई थी। मराठवाड़ा में पढ़ने वाले जो दलित विद्यार्थी थे उनकी शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। हमको पता है कि बाबा साहब ने पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी के माध्यम से दलित विद्यार्थियों की पढ़ाई होनी चाहिए, इस दिशा में पहलकदमी की थी। उन्होंने मुंबई में सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना की, और जो संभाजी नगर है, पहले औरंगाबाद जिसे कहा जाता था, वहाँ पर उन्होंने मिलिंद कॉलेज की स्थापना की। और इन दोनों भी कॉलेजेस से दलित विद्यार्थियों की शिक्षा की व्यवस्था हो, इस दिशा में उन्होंने प्रयास किया है। तो उन्होंने ये कहा जाता है, और इसके प्रमाण भी है, कि 1938 में जो मकरणपुर परिषद हुई थी, जिसमें बाबा साहब आए थे, और जो अम्बेडकराइट जो कम्युनिटी है, एक बड़ा समुदाय जहाँ वहाँ पर जमा था, तब पहली बार भाऊ साहब मोरे जी ने जय भीम का नारा दिया था। और तब से अगर हम देखें तो जो बाबा साहब को मानने वाला जो समुदाय है, वह जय भीम
करते हुए किसी को हम जैसे नमस्कार कहते हैं अनेक सारे लोग, उस प्रकार से वे जय भीम करके किसी को ग्रीट करते हुए हमको दिखाई देते हैं। तो 1938 में जो मकरणपुर परिषद थी, उसमें बाबा साहब ने जो है पहली बार बाबा साहब के अनुयायियों ने और पर्टिकुलरली भाऊ साहब मोरी जी ने जय भीम का नारा दिया था, और तब से जय भीम का नारा प्रसिद्ध हो चुका है। तो उनके माध्यम से मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स को, जो फर्स्ट हैंड डॉक्यूमेंट्स है, जो अनएक्सप्लोर्ड डॉक्यूमेंट्स है, उनको समझने का, उनको देखने का मुझे मौका मिला है। मैं जब भी उनको मिलता हूँ, मैं जब भी उनको मिलने गया हूँ, तो इस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मुझे दिखाए हुए हैं। उनकी कुछ प्रतियाँ मेरे पास है भी। तो उसमें बाबा साहब ने क्योंकि जो औरंगाबाद, परभनी, नांदेड़ वगैरह ये जो 4-5 जिलों का जो प्रदेश है, जो आज महाराष्ट्र का हिस्सा है, वह पहले हैदराबाद से जुड़ा हुआ, सटा हुआ प्रदेश था। उनमें से बहुत सारा हिस्सा जो हैदराबाद प्रोविंस का हिस्सा हुआ करता था। तो हैदराबाद में जो निज़ाम और उसके जो भी हस्तक थे, पर्टिकुलरली ये जो इत्तेहादुल अल मुसलमिन, आज जो मतलब वो इस प्रकार की जो भी मूवमेंट्स यहाँ पर पॉलिटिकल मूवमेंट्स हमको दिखाई देते हैं, तो उस समय वो इत्तेहादुल अल मुसलमिन नाम का जो संगठन था, जो एक जिहादी संगठन था, इसी के साथ में इससे जुड़ा हुआ एक जो बदमाश था, उसका नाम था रज़ाकार, और उसने रज़ाकार नाम की संगठन बनाई थी। उसने हिंदुओं पर अनन्य अत्याचार, बहुत खतरनाक अत्याचार करना शुरू कर दिया था। इन चीज़ों को लेकर के बाबा साहब ने ये 1938 में जो मकरनपुर में परिषद हुई थी, स्पष्ट उन्होंने अपने अनुयायियों को हिदायत दी थी कि वे किसी भी हालत में और किसी भी सूरत में वे निज़ाम का सहकार्य ना करें, वो रज़ाकारों का विरोध करे, या कम से कम उनसे बचे रहे। उनके जो भी आमिष है या फिर उनके जो भी प्रलोभन है, उनके वो जो विक्टिम्स ना बने, इस दिशा से बाबा साहब ने 1938 में जो मकरणपुर में परिषद हुई थी, उसमें इस प्रकार की हिदायत जो है उन्होंने अपने अनुयायियों को दी थी। उसमें एक जो पैम्फलेट निकाला गया था, उसमें बाबा साहब ने बड़ी स्पष्टता से कहा है, वे कहते हैं, मैं कोट करूंगा इंग्लिश में, The scheduled castes need freedom and their whole movement had been one of freedom. The scheduled castes of Hyderabad under no circumstances should side with Nizam और रज़ाकार। ये बात बाबा साहब ने 1948 के मकरणपुर परिषद में कही थी। इसी के साथ में ये निज़ाम से हैदराबाद की मुक्ति को लेकर के जब भारत ने एक मिलिट्री भेजी थी, लेकिन बाबा साहब ने उस समय के हमारे जो गृह मंत्री थे, होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को, उन्होंने ये एक प्रकार से उन्होंने एक सजेशन दिया था कि इसको चूँकि हम मिलिट्री भेज रहे हैं वहाँ पे हैदराबाद की मुक्ति के लिए, लेकिन हम मिलिट्री एक्शन ना कहें, उसको पुलिस एक्शन कहें, क्योंकि उस समय वो कश्मीर का विषय था ही, और ये हैदराबाद का विषय भी इस प्रकार से मिलिट्री एक्शन अगर होता, तो क्योंकि हैदराबाद तब तक एक स्वतंत्र संस्थान था, एक रजवाड़ा था, और उस प्रिंसली स्टेट था, उस पर आक्रमण करना मतलब विदेश पर आक्रमण करना, इस प्रकार से इंटरनेशनल लॉ में कॉन्स्ट्रू किया जाएगा। और हो सकता है कि इस मुद्दे को और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में प्रविष्ट किया जाएगा, और अगर ऐसा होता है तो और अन्य समस्याएं, जैसे कश्मीर को लेकर के समस्या हम आज झेल रहे हैं, उस प्रकार की समस्या हैदराबाद के संदर्भ में भी हो सकती है। ये बाबा साहब ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को बताया, उनको सजेशन दिया, और उन्होंने कहा कि इसको मिलिट्री एक्शन नाम से उसको नहीं कहा जाए, उसको पुलिस एक्शन कहा जाए। पुलिस एक्शन तो का मतलब क्या होगा कि हैदराबाद वैसे भी हमारा हिस्सा है, और वहाँ पर इंटरनल डिस्टर्बेंसेस है, और इंटरनल डिस्टर्बेंसेस है, उनसे निपटने के लिए हम पुलिस एक्शन कर रहे हैं या पुलिस का सहारा ले रहे हैं। इसीलिए उसको मिलिट्री एक्शन नहीं कहा जाए, पुलिस एक्शन कहा जाए, ताकि यह इंटरनेशनल इशू या फिर इंटरनेशनल जो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में ले जाए जाने वाला इशू ना बने। इस प्रकार के जो सजेशंस है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिए थे, और ऑपरेशन पोलो को पुलिस एक्शन ही कहा गया, मिलिट्री एक्शन नहीं कहा गया, जबकि मिलिट्री के माध्यम से ही वो सारा एक्शन वो सारा ऑपरेशन जो है ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। अगर इन सब चीज़ों को अगर हम देखते हैं
तो अब हम इस अनुमान पर आए, हम खुद ही इस अनुमान पर पहुँचे, हम समझे कि बाबा साहब के राष्ट्रवाद को लेकर के, उनके नेशनलिज्म को लेकर के कोई भी सवाल उठाया जा सकता है क्या, और जो इस प्रकार के सवाल उठाने वाले जो लोग होते हैं वे कितने संकीर्णता से परिपूर्ण है, इसका भी जो अंदाज है हमको आएगा। लेकिन बाबा साहब की जो लेगेसी है, उनका व्यक्तित्व और कृतित्व है, भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद हम अगर कहें तो एक लंबे समय तक जो है एक बादल जो उड़ते हैं आकाश में और सूरज को ढक कर रखते हैं, उस प्रकार से कुछ समय के लिए इस प्रकार के बहुत सारे सूरज जो थे, उस जो पॉलिटिकल लीडरशिप जो उस समय की रही थी, उसने उन बादलों ने बाबा साहब जैसे सूरज को कुछ समय के लिए ढक कर रखा है। लेकिन क्या कभी किसी ने सुना है सूर्य रुकता तिमिर भय से, क्या कभी सरिता रुकी है बांध से पर्वतों से, जो न रुकते मार्ग चलते तोड़ कर सब चीर कर सब संकटों को, वर्ण करती कीर्ति उनका तोड़ कर सब असुर दल को, धैर्य मंदिर के पथिक को कंटकों का ही सहारा। बाबा साहब जैसे सूरज को कोई बहुत लंबे समय तक ढके नहीं रख सकता था। और अगर हम देखें तो 1990 में जो है, जो बाबा साहब के आज बड़े पक्षधर बनते हुए दिखाई देते हैं, उन्होंने तो बाबा साहब को इस प्रकार की चीज़ें करते हुए वो दिखाई नहीं दिए। एक लंबे समय तक तो वे शासन में रहे थे ना। तो बाबा साहब को जो भारत रत्न की जो उपाधि है, भारत रत्न से बाबा साहब की बहुत ऊंचाई बढ़ती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कैसे कैसे लोगों को भारत रत्न दिया गया। तो बाबा साहब को भारत रत्न 1990 में दिया गया, जबकि अगर हम देखें, मैं पॉलिटिकल बात नहीं छेड़ना चाहता हूँ, राजीव गांधी जी को भी उनके पूर्व में भारत रत्न की उपाधि राजीव गांधी जैसे लोगों को भी भारत रत्न की उपाधि देने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाया गया। लेकिन 1990 में अगर हम देखें तो बाबा साहब की मृत्यु जो है, उनका जो महापरिनिर्वाण है 1956 में हुआ था। और तब से लेकर के 1990 तक का समय आना पड़ा, और वह भी जब वीपी सिंह की जो सरकार थी उसमें लाल कृष्ण आडवाणी और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री, उनके आग्रह पर बाबा साहब को 1990 में भारत रत्न की उपाधि दी गई। यह भी एक प्रकार से सूरज को ढकने की कोशिश ही मैं कहूँगा। मोदी सरकार के 2014 में आने के पश्चात अगर हम देखें तो मोदी जी ने बड़ी अच्छी पहलकदमी करते हुए जो पंचतीर्थ है बाबा साहब के जीवन से, उनके कृतित्व से जुड़े हुए जो 5 जगह है, उनको पंचतीर्थ कहा गया। और उन पंच तीर्थों का पुनर्निर्माण या पुनरुद्धार करने की जो पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। उनमें अगर देखें तो पहला जो तीर्थ है, जन्मभूमि उनकी रही है महू, उसमें राष्ट्रीय स्मारक, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक बनाया गया। उसी प्रकार से जो दूसरी जो उनके जीवन से जुड़ा हुआ जो दूसरी जगह है, नागपुर में दीक्षा भूमि, जहाँ पर 1956 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने अनुयायियों के साथ बुद्ध धर्म में प्रवेश किया था। उस जगह को भी पुनरुद्धार करने का कार्य जो है मोदी सरकार ने लिया 2014 के पश्चात। तीसरी जो जगह है वो चैत्य भूमि, जहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का क्रीमेशन हुआ था 1956 में। उनका जब महापरिनिर्वाण हुआ तो वो महापरिनिर्वाण की जो भूमि है, इंदू मिल कंपाउंड जो है, तो उस कंपाउंड में नेशनल मेमोरियल को बनाने की सारी प्रक्रिया जो है मोदी सरकार ने शुरू की। उसी के साथ में बाबा साहब जब दिल्ली में वे लॉ मिनिस्टर थे, कॉन्स्टिट्यूशन को जब लिख रहे थे, तो वे अलीपुर रोड पर उनका जो बंगलो था वहाँ पर रहते थे। उस जगह पे भी एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय स्मारक बनाया गया हुआ है। और बहुत सारे लोग जो है सिर्फ बाबा साहब के अनुयायी ही नहीं, बल्कि जो भी बाबा साहब के विचार और कार्य से परिचित है, ऐसे लोग रेगुलरली विजिट कर सकते हैं। आप भी जब दिल्ली में आएंगे तो अलीपुर रोड पे जो राष्ट्रीय स्मारक है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक, उसमें विजिट कर सकते हैं। उसी प्रकार से बाबा साहब जहाँ पढ़ते थे लंदन में 1921-22 में, जब बाबा साहब लंदन में पढ़ रहे थे, वो जहाँ रहते थे उस जगह को, उस फ्लैट को भी भारत सरकार ने लिया है। और जो है उसको लंदन में राष्ट्रीय स्मारक बनाया गया है। 2018 में बाबा साहब भारत के प्रधानमंत्री
श्री नरेंद्र मोदी जी ने उसका अनावरण किया है। इसी के साथ में हमें पता है कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर एक ट्रेंड इकोनॉमिस्ट थे, अर्थशास्त्री थे। उनका एमए पीएचडी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और कोलंबिया यूनिवर्सिटी से भी उन्होंने इकोनॉमिक्स में पढ़ाई की थी। उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो भारत का जो मनी ऐप है, एक भीम, भारत इंटरफेस फॉर मनी, इस प्रकार के नाम दिया गया। उसका एब्रिविएशन क्या है? भीम। तो ये बाबा साहब के इकोनॉमिक्स में जो उनके योगदान रहे हैं, बाबा साहब के इकोनॉमिक्स में योगदानों की जब बात हम करते हैं तो बाबा साहब के विचार और उनकी सजेशंस जो है फिनांस कमीशन को गठित करने में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को गठित करने में, उनके विचार, उनके लेखन का बहुत बड़ा एक प्रकार से फ़ायदा या फिर उसका प्रभाव इन आर्थिक संस्थाओं पर हमारे यहाँ पर दिखाई देता है। तो ये भीम ऐप जो है वह भी जो है बाबा साहब के संदर्भ में मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने उस पर बात रखी थी। हमने दिल्ली में यह भी देखा होगा कि 2014 के बाद मोदी जी ने इस बात को सुनिश्चित किया कि 15 जनपथ रोड पर जहां बाबा साहब रहे थे उस जगह को एक्वायर किया गया था। आज उसे एक बड़ा डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर के तौर पर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अंतर्गत काम करने वाली एक रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और अनेक सारी एक्टिविटीज़ वहाँ पर होती है। तो आज भी अगर हम जाते हैं तो जो मुख्य पार्लियामेंट और जो मिनिस्ट्री का एरिया है, शास्त्री भवन जिसे कहा जाता है, बिल्कुल उसके नज़दीक में जो है वह डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर है दिल्ली में। इस प्रकार के बाबा साहब की लेगेसी को रिजुविनेट, रिवाइव करने का काम जो है मोदी सरकार ने किया है। जो आज बाबा साहब के पक्षधर बनकर बैठे हुए हमको बहुत सारे लोग जो दिखाई देते हैं, उन्होंने तो बाबा साहब जैसे सूरज को, यह बादल जो है उन्हें ढक कर रखने की ही उन्होंने कोशिश की। 1990 आया जब बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि दी गई थी मरणोपरांत। तो इन सब चीज़ों को हमें समझना होगा। बाबा साहब की लेगेसी के बारे में जब भी हम विचार करेंगे तो उन पर अनर्गल प्रलाप जो होता है वह उसका हम डायरेक्टली वायलेंटली विरोध तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आइडियाज़ मस्ट बी बैटल्ड विद आइडियाज़। तो इन प्रकार के लोग जो है इनका जवाब जो है इस प्रकार से हम दे सकते हैं। साथ ही में जो अपने आप को बाबा साहब के अनुयायी मानते हैं, उनकी उनका जो भ्रम है या फिर जो विपर्यस्त बाबा साहब के विचारों को लेकर चल करके, बाबा साहब ने कहा था, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। तो ये जो पढ़े लिखे लोग जो है बाबा साहब को धोखा देते हुए दिखाई देते हैं, तो उनका भी एक प्रकार से एक जो है देयर आइडियाज़ ऑल्सो मस्ट बी बैटल्ड विद द पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव आइडियाज़। यह कहते हुए मैं आप जो जब भी मुझे सुनेंगे आप खुद सुनिए, अपने मित्रों में इस लेक्चर को शेयर करिए। साथ में ही आपसे मेरा अनुरोध भी है कि अगर यह वीडियो आपको पसंद आया, लेक्चर आपको पसंद आया है, तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। धन्यवाद। जय भीम।